दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है मुगल कालीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, केबीएस एनबीएस और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुगल काल के संस्थापक बाबर, हुमायूं एवं अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स का ये वीडियो। पहला प्रश्न है साथियों, बाबर ने अपना वंश किसके साथ जोड़ा था? तो बाबर ने अपना वंश पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश चंगेज खान से जोड़ा था। खानजादा बेगम किसकी बहन थी? तो खानजादा बेगम बाबर की बहन थी। बाबर की माता का क्या नाम था? तो बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार निगार खानम था। बाबर के पिता कौन थे? तो बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा द्वितीय थे। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया और इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। कलंदर की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो कलंदर की उपाधि बाबर को प्राप्त थी। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध तथा खानवा के युद्ध में से पहली बार तोपखाने का प्रयोग कब किया गया था? तो पहली बार तोपखाने का प्रयोग बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था और पानीपत के प्रथम युद्ध में अफगान शासक इब्राहिम लोदी का जो है अंत हुआ था और यह युद्ध में मारा जाने वाला पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था? तो शेरशाह सूरी ने मुगलों की ओर से चंदेरी के युद्ध में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो घाघरा का युद्ध बाबर तथा महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबर ने राणा सांगा को कहाँ के युद्ध में पराजित किया था? तो बाबर ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित किया था और खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। बाबर ने जिहाद की घोषणा किस युद्ध में की थी? तो बाबर ने जिहाद की घोषणा खानवा के युद्ध में की थी और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी। खानवा के युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो खानवा युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने डाली थी और इसे मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बादशाह का बिरुद धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक भी बाबर ही था। अगला प्रश्न है, चगताई तुर्क शासन भारत में जाना जाता है तो मुगलों के नाम से जाना जाता है। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी और सबसे पहले इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। उसके बाद इसको ले जाकर के दूसरी जगह दफनाया गया था। कहां पर इसे दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग से ले जाकर के। उसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो बाबर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया था उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक जो है कृष्णदेव राय था। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। बाबरनामा में बाबर ने समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे कहा है? तो वो विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय को कहा है। अगला प्रश्न है, बाबर का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि सिकंदर लोदी के काल में हिंदुओं ने फारसी सीखी और उन्हें बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है। तो इसको शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने आकर्षित किया था। अगला प्रश्न है, वह मुगल शासक जिसने बनाया और धौलपुर के मध्य चंबल घाटी में ग्रामीणों को खजूर ताड़ की शराब इकट्ठा करते देखा और उसको
तथा ताड़ी को निकालने की विधि का वर्णन किया है? तो वो है बाबर। अगला प्रश्न है, बाबर की नानी जो यूनुस खान मुगल की पत्नी थी और जिन्होंने बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पोते के लिए हर तरह का प्रबंध किया और षड्यंत्रकारियों को दबाया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था ईशान दौलत बेगम। अगला प्रश्न है, ईशान दौलत बेगम के बाद अकबर काल में मुगल शाहजादों और शाहजादियों की शिक्षा की स्थिति के बारे में किसने लिखा है? तो फादर मोनसरेट ने लिखा है। अब देख लेते हैं मुगल काल से संबंधित अगले शासक हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो साथियों, आप सभी को बता दें, हुमायूं बाबर का पुत्र था और बाबर के बाद हुमायूं जो है मुगल साम्राज्य का अगला शासक बनता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और हुमायूं के मकबरे के को मुगल काल के मकबरों का मकबरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे का नक्शा किसने तैयार किया था? तो हुमायूं के मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, देवरा का युद्ध कब हुआ था? तो देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने शेर खां के विरुद्ध निर्णायक युद्ध कब लड़ा था? तो हुमायूं ने शेर खां के विरुद्ध निर्णायक युद्ध बिलग्राम यानी कन्नौज के निकट में लड़ा था। शेर खां ही शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिलग्राम का युद्ध कहाँ हुआ था और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया, ये कथन किसका है? तो स्टेनले लेनपूल का ये कथन है जो हुमायूं के जीवन के बारे में है। सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया, किसको हरा करके? तो सिकंदर शाह को हरा करके 1555 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। मुगल शासकों में एकमात्र शासक जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया वो था हुमायूं। अगला प्रश्न है, बाबर, हुमायूं, अकबर व जहांगीर में से वह जो 2 बार गद्दी पर बैठा था? तो हुमायूं एक ऐसा शासक है जो 2 बार गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है, हुमायूं को आश्रय देने वाला शाफाविद शासक कौन था? तो वो था शाह तहमास्प प्रथम। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने श्रेष्ठ इतिहासकार की उपाधि से किसे नवाजा था? तो ख्वांदा मीर को नवाजा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देख लेते हैं मुगल काल के अगले शासक जो हुमायूं के बाद शासन सत्ता जिसने संभाली वो है अकबर। तो पहला प्रश्न है, अकबर के समय मालवा विजय के लिए उत्तरदायी था? तो अकबर के समय मालवा विजय के लिए उत्तरदायी था अब्दुल्ला खान उज्बेक। अगला प्रश्न है, अकबर ने बड़ी संख्या में काजियों को अशांति फैलाने व विद्रोह भड़काने के लिए देश निकाले का आदेश कब दिया था? तो 1580 ईस्वी में दिया था। अगला प्रश्न है, अकबर के खिलाफ फतवा जारी करने वाला जौनपुर का काजी कौन था? तो मुल्ला एजदी था। अगला प्रश्न है, अकबर के काल में मदरसे में पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किसके द्वारा किया गया था? तो फतुल्लाह सिराजी के द्वारा संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न है, थॉमस स्टीफेंस, राल्फ फिंच, कैप्टन हॉकिंस तथा जॉन मिल्डेन हॉल में से पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था थॉमस स्टीफेंस। अगला प्रश्न है, अकबर के समय गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? तो अकबर के समय में गोंडवाना अभियान का नायक था आशफ खां। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना कब की गई थी? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, आयशा सुल्तान बेगम, बख्तुन्निसा बेगम, खूब निगार खानम तथा सहरा बानू बेगम में से अकबर ने काबुल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? तो अकबर ने काबुल का गवर्नर बख्तुन्निसा बेगम को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, राल्फ फिंच, सर थॉमस रो, थॉमस एल्डवर्ड तथा जॉन मिल्डेन हॉल में से सर्वप्रथम अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान किसने प्राप्त किया था? तो सर्वप्रथम अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान जो है जॉन मिल्डेन हॉल ने प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु कैसे हुई थी? तो अधिक मदपान करने से अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबर को इस्लाम का शत्रु किसने कहा है? तो अकबर को इस्लाम का शत्रु इतिहासकार बदायूनी ने कहा है। अगला प्रश्न है, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा दीन इलाही की स्थापना कब की गई थी? तो अकबर के द्वारा
दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में की गई थी। इसे एकमात्र हिंदू शासक जिसने स्वीकार किया था वो थे बीरबल। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। अगला प्रश्न है, वह इतिहासकार जिसके अनुसार दीन इलाही एक धर्म था। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने दीन इलाही को एक धर्म कहा है। अगला प्रश्न है, राठौर, चौहान, कछवाहा तथा सिसोदिया में से अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कौन था। तो अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कछवाहा कबीला था। अगला प्रश्न है, हरखाबाई किसकी पुत्री थी। तो हरखाबाई भारमल की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, यह किसने कहा है। तो ये कहा है स्टैनले लेनपूल ने। अगला प्रश्न है, महाजर जारी करने का वर्ष क्या था। तो महाजर जारी करने का वर्ष 1579 ईस्वी था और अकबर के समय में इसे जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, अकबर अपने युग का संतान एवं पिता दोनों था, यह कथन किस इतिहासकार का है। तो डॉक्टर आरपी त्रिपाठी ने कहा है कि अकबर अपने युग का संतान एवं पिता दोनों था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए कब खोला गया। तो 1578 ईस्वी में खोला गया था। अगला प्रश्न है, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब तथा बहादुर शाह जफर में से अमीरुल मोमिनीन की उपाधि किसने धारण की थी। तो अमीरुल मोमिनीन की उपाधि अकबर के द्वारा धारण की गई थी। अकबर का वास्तविक नाम क्या है, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर व बरार में से अकबर ने सर्वप्रथम कहां आक्रमण किया था। तो अकबर ने सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने असीरगढ़ के किले को कब जीता था। तो अकबर ने असीरगढ़ के किले को 1601 ईस्वी में जीता था। अगला प्रश्न है, कंधार, खानदेश, असीरगढ़ तथा अहमदनगर में से अकबर के जीवन की अंतिम विजय कौन थी। तो अकबर के जीवन की अंतिम विजय असीरगढ़ की विजय थी। अगला प्रश्न है, 1580 से 81 ईस्वी में अकबर के सम्मुख सर्वाधिक बड़ा संकट कौन सा था। तो 1580-81 में अकबर के सम्मुख सबसे बड़ा संकट था असंतुष्ट अमीरों व अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम को अपना शासक घोषित करना। अगला प्रश्न है, अबुल फजल बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद तथा अब्दुल हमीद लाहौरी में से अकबर का समकालीन नहीं था। तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो है वो अकबर का समकालीन नहीं था। बाकी अबुल फजल बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद ये सभी अकबर के समकालीन थे। हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी। तो हमीदा बानो बेगम जो है हुमायूं की पत्नी थी। अकबर की माँ का क्या नाम था। तो अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। अगला प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना क्यों की थी। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम के जन्म की घटना के स्मरणार्थ की थी। अगला प्रश्न है, सिटी ऑफ विक्ट्री किसे कहा जाता है। तो फतेहपुर सीकरी को सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, तुर्की सुल्ताना के महल को स्थापत्य कला का मोती किसने कहा था। तो तुर्की सुल्ताना के महल को स्थापत्य कला का मोती पर्सी ब्राउन को कहा था, पर्सी ब्राउन ने कहा था। अगला प्रश्न है, माहम अनगा, सुल्तान बेगम, जोजी अनगा तथा कोकी अनगा में से मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो माहम अनगा एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी जो मुगल काल की मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था। वो था हेमू। अगला प्रश्न है, 1556 ईस्वी में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था। तो वो था हेमू। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता किसने कहा है। तो अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कर्नल टार्ड ने कहा है। अगला प्रश्न है, बीरबल, रहीम, बैजू बावरा तथा टोडरमल में से अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। तो बैजू बावरा जो है वो अकबर के नवरत्नों में से शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। अगला प्रश्न है, अकबर की राजपूत नीति किस पर आधारित थी। तो अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि कौन सी थी। तो वो थी कांधार विजय। अगला प्रश्न है, बीरबल, अब्दुल रहीम, राज भगवान दास तथा राजा मान सिंह में से अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था। तो वो था अब्दुल रहीम खाने खाना। अगला प्रश्न है, अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी। तो अकबर ने फरजंद की उपाधि राजा मान सिंह को दी थी। अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान की थी। तो हरविजय सूरी को प्रदान की थी। आप सभी लोग बताएं हरविजय सूरी किस धर्म से संबंधित हैं।
अगला प्रश्न है बाबर, शेरशाह, अकबर तथा हुमायूं में से मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किसने किया था? तो मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ मुगल शासक अकबर ने किया था। अगला प्रश्न है बाबर, हुमायूं, शाहजहां तथा अकबर में से तुलसीदास किसके समकालीन थे? कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो ये अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। सुलह कुल की धारणा किस पर आधारित थी? तो सुलह कुल की धारणा जो है वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अकबर, जहांगीर, जैनुल आबदीन तथा औरंगजेब में से राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के किसने चलवाए थे? तो राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के अकबर ने चलवाए थे। अगला प्रश्न है जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में के अंतिम वर्षों में वतीन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई? तो वो थे अकबर। अगला प्रश्न है जिस मुगल सम्राट ने कश्मीर के श्रीनगर में दिवाली मनाई थी? तो वो था मुगल शासक अकबर। अगला प्रश्न है भारत और उज्बेकिस्तान के उन दो बादशाहों के नाम जो हिंदू कोह या हिंदू कुश को दोनों साम्राज्यों की सीमा तय करने के पर सहमत हुए? तो वो थे अकबर और अब्दुल्ला खां उज्बेक। अगला प्रश्न है वह जिसने धायकुल के साथ अपने संबंध को परिभाषित करने के संदर्भ में यह वाक्य कहा है, मेरे और अजीज के बीच दूध की नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता? तो ये कथन अकबर का ही है। अगला प्रश्न है वह मुगल सम्राट जिसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था, जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाती थी? तो वो शासक था अकबर। आप सभी लोग जानते हैं अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। अगला प्रश्न है बाबर, हुमायूं, अकबर तथा जहांगीर में से सर्वप्रथम तुलादान को जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था स्वीकार किया? तो अकबर ने स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है भारत और उज्बेकिस्तान के वह दो शासक जो मक्का और मदीना के पवित्र क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्तों को विजित करने हेतु सहमत हुए, वह है अकबर और अब्दुल्ला खां उज्बेक। अगला प्रश्न है अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद का नाम जिसने एक ज्योतिष संबंधी ग्रंथ ताज ताजिक नीलकंठी लिखा? तो वो थे नीलकंठ। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है झरोखा दर्शन अकबर द्वारा शुरू की गई एक नई प्रथा थी और इसका उद्देश्य शासक और उसकी प्रजा के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना था। इसका कारण है जैसे जैसे अकबर की प्रतिष्ठा बढ़ी कुछ लोगों ने यह नियम बना लिया कि जब तक बादशाह का दर्शन ना हो जाए वह कुछ भी ना तो खाएंगे। यहाँ पर आंसर होगा ये सही है, कथन सही है, लेकिन उसका कारण जो दिया गया है वो पूरी तरीके से गलत है। अगला प्रश्न है अबुल फजल को अकबर को संबंधित बताया है? तो अबुल फजल ने अकबर को आदम पैगंबर की वंश परंपरा से संबंधित बताया है। अगला प्रश्न है दाग और चेहरा मुगल सैन्य प्रशासन में प्रारंभ हुए? तो अकबर के समय में प्रारंभ हुए। अगला प्रश्न है हल्दीघाटी युद्ध में मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप को मुगल सेना ने पराजित किया, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उसका नेतृत्व तो राजा मान सिंह कर रहे थे। अगला प्रश्न है मुगल बादशाहों बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब में से जिसने बूढ़ी औरतों के नौजवानों से विवाह को अस्वीकृत करते हुए कहा यह सभी प्रकार की शालीनता के विरुद्ध है? तो ऐसा अकबर ने ही कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है। जो अकबर कालीन कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं तो उनको सही सुमेलित दिया गया है। एक तरफ घटनाएं हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित वर्षों के नाम दिए हुए हैं। तो साथियों पहला पॉइंट है मेड़ता को हस्तगत करना, तो ये 1562 में हस्तगत हुआ था। असीरगढ़ का घेरा 1601 ईस्वी में डाला था। गोंडवाना की विजय 1564 ईस्वी में हुई थी और उड़ीसा की विजय 1592 ईस्वी में हुई थी। आपको बता दें अकबर का मुगल काल में सबसे लंबा शासन काल रहा है और ये कहीं ना कहीं एक उदार शासक माना जाता है। तो साथियों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर रिवीजन नोट्स के अंतर्गत आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए डिस्कस करें हैं बाबर, हुमायूं और अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। अगली वीडियो में शेष मुगल कालीन शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का रिवीजन नोट्स लेकर के आप सभी के बीच पुनः उपस्थित होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।